नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1858 से। ठीक है, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बात करेंगे। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारतीय शासन संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसको सौंप दिया? ब्रिटिश क्राउन को। और इसमें दो पद थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ में क्या कर दिया गया? एक 15 सदस्यीय परिषद को का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कौन था? मुख्य राज्य सचिव या भारत का राज्य सचिव। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, और परिषद गठन की गई जिसका अध्यक्ष होता था ये भारत भारत राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। तो भारत का मंत्रिमंडल का ब्रिटिश भारत का मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, इस 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इसका संचालन लंदन से होता था। कहाँ से होता था? लंदन से होता था। होम चार्जेस, जैसे हम जो इनके लिए जो राजस्व दिया जाता है, इनका वेतन भत्ते दिए जाते थे, उसे क्या कहा गया? होम चार्जेज कहा गया। होम चार्जेज के अंदर और भी अन्य मदें शामिल थी। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। जो गवर्नर जनरल था ना भारत का, अब क्या कहलाने लगा? वायसराय। तो वायसराय और गवर्नर जनरल ये दोनों क्या थे? एक ही पद। दोनों पद तो अलग अलग थे लेकिन व्यक्ति एक ही होता था। यानी ब्रिटिश भारत के लिए तो वो ब्रिटिश भारत के लिए तो क्या था? गवर्नर जनरल। और देशी रियासतें होती थी ना, सॉरी, उसके लिए वो क्या कहलाता था? वाइसराय। यानी जो व- भारत का गवर्नर जनरल था, ये जब ब्रिटिश भारत के लिए काम करता था तो गवर्नर जनरल के रूप में काम करता था, और देशी रियासतों के लिए कोई काम करता था तो वाइसराय के रूप में। ठीक है, प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग। अगला कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1861। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके जो भी एग्जाम में आएंगे ना, केवल मैं उससे रिलेटेड ही आपसे बात करूंगा। क्योंकि फालतू पढ़ के हमें क्या करना है? जो चीज आएंगी वही पढ़ना है ना। भारत शासन भारत परिषद अधिनियम 1860 में क्या क्या प्रावधान थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो भारत की वायसराय थी उसका कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें एक 500 सदस्य, पहले 4 सदस्य थे, 5 सदस्य विधिवेता के रूप में इसमें शामिल किया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का अधिक सुविधाजनक से कार्य करने के लिए कानून बनाने की इजाजत दे दी गई। यानी कार्यकारिणी को अधिक सुविधाजनक कार्य करने के लिए कानून बनाने की इजाजत दे दी गई। इसी के तहत केनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। और केनिंग ने क्या कर दी? विभागीय, जैसे आजकल मंत्रालय होते हैं ना, उस उसी प्रकार उस टाइम क्या होते थे? विभाग होते थे। जैसे राज्य में आज भी विभाग ही के नाम से जानते हैं, जो मंत्रालय होते हैं वो क्या किस नाम से जानते थे? विभाग के नाम से जानते हैं आज भी। ठीक है, इस प्रकार मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। यानी आज भी मंत्रिमंडल होता है, जैसे मुख्य मुख्य मंत्रालय होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। इन सभी को मंत्रियों को मिलकर क्या बनता है? मंत्रिमंडल। तो उस समय इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, कब? 1861 के अधिनियम के तहत। कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। जैसे राज्यसभा में आज भी
राष्ट्रपति मनोनीत करते ना 12 सदस्यों के, उसी प्रकार उस समय वायसराय मनोनीत कर सकता था उस परिषद के तहत। ठीक है। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। इसमें न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस सदस्य तरह कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की गुंजाइश बढ़ गई। ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनमें भारतीय होते थे। इस तरह भारतीयों का धीरे धीरे कार्य करने की परिस्थिति में बढ़ रहा था। तो इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। यानी 1861 के तहत क्या दिया गया, अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। ठीक है। 1861 में अध्यादेश। ध्यान रखना इस चीज को। अध्यादेश जारी करने की अनुमति कौन से अधिनियम के तहत दी गई थी, 1861 के तहत। ठीक है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और कब स्थापना की गई, 1862, यानी 1861 के अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत तहत तो इनका गठन किया गया, प्रावधान किया गया। और गठन कब किया गया, 1862 में। किसका गठन किया गया था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालय का। ठीक है। अगला कौन सा है, भारत शास्त्र परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो भी देख लेते हैं। इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियां, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों में न्यूनतम 10, अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित कर दिए गए। यानी केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या कर दी, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। हालांकि इसे निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचन सदस्य मनोनीत की संख्या दी गई। जो निर्वाचित सदस्य थे उनको मनोनीत की संख्या दी गई। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकतम 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रथम, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। इन जो सदस्य थे उनको 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रथम कहते हैं अपने बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। द्वितीय, सार्वजनिक हित के मामले 6 दिन पूर्व, यानी सार्वजनिक हित से संबंधित जो भी मामले होते थे उन्हें क्या, 6 दिनों की अनुमति, 6 दिनों की पूर्व सूचना देकर ही इससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। ये देख लो। अगला कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम 1919। और इसको दूसरे किस नाम से जानते थे, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1919 के नाम से। ठीक है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें बस एक एक ही चीज याद रखनी है आपको, कि इस एक्ट का सबसे विवादित प्रावधान क्या था, मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, जिसे सांप्रदायिकता का नेतृत्व कहते हैं, नेतृत्व किया गया। और इसमें दूसरा क्या था, बजट और बहस के साथ साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी पहले तो बजट पर भी पूरक प्रश्न नहीं पूछते थे ना, उन्हें अब इस अधिनियम के तहत दे दिया गया। और इसमें क्या है, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई इसके तहत। ठीक है। ये क्या होती थी, मैं समझा देता हूँ आपको। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि होते हैं। जैसे मुसलमान का जो मुस्लिम प्रतिनिधि होता था ना, उसको केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। जो सिख होते थे केवल उन्हें सिख ही वोट डाल सकते थे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो मुसलमान होते ना, उन्हें केवल मुसलमान प्रतिनिधि है ना, उसको केवल मुसलमान व्यक्ति ही वोट डालेगा, वो दूसरा वोट नहीं डाल, जैसे सिख जाके वोट नहीं डाल सकता, जैन जाके वोट नहीं डाल सकता। इसलिए, और इसके लिए जो राजे सचिव मार्ले थे ना, उन्होंने मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा, भारतीय राजे सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा कि प्रत्येक निर्वाचन मंडल
स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। यानी कि क्या बात कह रहे हैं, अंदर अंदर जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है ना, उन्होंने यहीं से तय कर दिया था कि मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाकर भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसके विभाजन की नींव यहीं से पड़ गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। तो ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना कब की गई मुसलमानों के लिए? तो 1919 में। और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किसमें की गई? ये भी इसी में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। और इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? माले, सॉरी, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। 1919 को किस नाम से जानते हैं? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। और उसको मार्लिमेंटो 1909 को क्या जानते हैं? मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो वो हम याद रखना आप, कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इससे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, यानी भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन शब्द जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि भारतीयों को हम उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे। इसकी व्यवस्था, इसकी शब्द की प्रयोग पहली बार किया गया था, कब किया गया था? 1919 में। इसे मोंटेक्सो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो केंद्र है ना, उसमें द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ये प्रथम जिसे राज्य परिषद, और दूसरा क्या कहते, जिसे किस नाम से जानते हैं? विधान परिषद। यानी दो सदन होते हैं, जैसे आजकल लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ये उस समय इन इसका प्रावधान किया गया था उस समय। कब? 1919 में। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना केंद्र में कब शुरुआत की गई थी? 1919 के तहत। ठीक है, और प्रांतों में क्या किया गया? इनको क्या कर दिया गया प्रांतों में? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? जो यहाँ के विषय होते हैं ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि से रिलेटेड जो विषय होते हैं, उनको दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। इसे क्या कहते हैं? द्वैत शासन। इन दो भागों में शासन किया जाएगा। ठीक है, अब आरक्षित और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय शामिल थे? जैसे एक दो विषय आपके बारे में आप जान लो। भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक मामले, समाचार पत्र, सिंचाई, ये तो विषय किसमें थे? आरक्षित विषय में। आरक्षित विषय में। और हस्तांतरण विषय में कौन कौन से थे? शिक्षा, स्थानीय शासन, चिकित्सा, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि, ये किसमें? हस्तांतरण विषय में शामिल थे। ठीक है, अब अगला लास्ट देखते हैं हम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए? इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, यानी संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांतीय स्तर पर दो द्वैत शासन लागू किया था ना, हस्तांतरण हस्तांतरण विषय और आरक्षित है, उसे समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, जो 1919 में शुरू किया था ना, उसको 35 में समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली व रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। तो प्रांतों में चुनाव प्रणाली लागू कर दी, और जो देश रियासतें थे, उसमें क्या किया गया? राजाओं के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, और जो बर्मा था, जो आज का म्यांमार है ना, वो भारत का भाग था। इसे कब अलग किया गया? 1935 में। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे एक थे पहले। म्यांमार, ये पूरा भूभाग है ना, ये पूरा एक था पहले। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने
पाकिस्तान को अलग बाँट दिया, म्यांमार को अलग कर दिया, पश्चिम बंगाल को अलग, बांग्लादेश को अलग बाँट दिया। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके एक्ट के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। और सीमित मताधिकार का विस्तार भी किया गया था, जैसे केवल 10% लोग ही वोट कर सकते थे इसके तहत। और आज क्या है, 18 वर्ष जिसने कंप्लीट कर ली वो सब वोट दे सकते हैं, और उसमें केवल 10% लोग ही वोट कर सकते थे। ठीक है। तो ये प्रावधान थे 1935। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल थोड़ा सा काम होने की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया था। हाँ, अब से आगे हम रोज़ अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और अब हम इस क्लास के क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन। इसके लिए मैं आपसे अलग अगला वीडियो डालूंगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन डिस्कशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा नया। ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी से जल्दी इसके लाइव सब्सक्राइब बढ़ाएं, जिससे हम आपसे लाइव आके क्लास में डिस्कशन कर सकें और आपसे बातें कर सकें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।